अब मेरी बारी है जैक, मैंने दांत भींच कर कहा। जैक उछल उछल कर बेल्ट की ज़रबात से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझ पर तो जुनून सवार था। मैं पागलों की तरह उस पर बेल्ट बरसा रहा था और वो खुद को बचाने के लिए पूरे गार में दौड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी जाए पनाह नहीं मिल रही थी। आखिर एक बार वो ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और मेरा काम मजीद आसान हो गया। वो बुरी तरह चीखा, ओह बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो, ओह मेरे खुदा मैं मर जाऊंगा। मैंने हाथ रोके बगैर सफाकाना लहजे में कहा, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है जैक, जब तक तुम होश में हो मेरा हाथ नहीं रुकेगा। वो गार के फर्श पर पड़ा बुरी तरह मचल रहा था और चीख चीख कर रहम की अपीलें कर रहा था, मगर मैं बहरा हो गया था। मुझ पर उसकी किसी आवाज का, किसी फरियाद का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर कबल वो मेरे जिस्म का रेशा रेशा उधेड़ने के दर पे था और अब खुद मेरे रहमो करम पर था। मेरे जिस्म के बेशुमार मकामात से जहां जहां उसकी बेल्ट पड़ी थी अभी तक टीसें उठ रही थीं और अब मैं उससे अपनी हर चोट का पूरा पूरा बदला ले रहा था। दफतन एक ख्याल मेरे जहन में आया और मैंने अपना हाथ रोक लिया। मैंने उसे कहा, सुनो जैक, अगर तुम मजीद मार से बचना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारे जिस्म पर खाल का एक जर्रा भी नहीं छोड़ूंगा। उसने कराह कर कहा, पूछो। वो गार के फर्श पर पड़ा माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। चमड़े की बेल्ट की मार सहना हर कसोनाकस के बस का रोग नहीं होता। मैंने पूछा, तुम्हें डी फॉस्टर के बारे में मालूमात कहाँ से हासिल हुई? वो बोला, वो एक नकाब पोश था। ओह मेरे जिस्म में आग लगी हुई है। मैंने करख्त लहजे में कहा, मेरे जिस्म में भी आग लगी हुई है जैक, लेकिन देखो मैंने किस तरह जब्त कर रखा है। तुम भी जब्त करने की कोशिश करो वरना ये आग मजीद फैल जाएगी। वो दोनों हाथ उठाकर चीखा, नहीं नहीं, अब मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने पूछा, वो नकाब पोश कौन था और उसने तुम्हें क्या बताया? वो बोला, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उस बुढ़े को उसके हवाले कर दूं तो वो मुझे मालामाल कर देगा। जब्त के बावजूद जैक के मुंह से बार बार कराहें निकल जाती थीं। मैंने कहा, तुमने उसे पूछा नहीं कि वो कौन है? वो बोला, मैंने पूछा था। कहने लगा कि मुझे आम खाने से गरज रखनी चाहिए। मैंने पूछा, क्या वो कोई मकामी आदमी था? जैक बोला, नहीं, वो अंग्रेजी बोल रहा था, मगर उसके लहजे में अजनबियत थी। वो अंग्रेज या अमरीकी होने के अलावा जर्मन भी हरगिज नहीं था। मैंने कहा, उसे कैसे मालूम हुआ कि वो बूढ़ा शख्स रोडेल्बो की कैद में है? जैक बोला, उसे शुबा था। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि उसे यकीनी तौर पर यह बात मालूम नहीं है। मैंने तेजी से पूछा, क्या तुमने एतराफ़ कर लिया कि ऐसा कोई शख्स यहाँ मौजूद है? जैक ने कहा, नहीं। मैंने उसे कहा था कि अगर ऐसा कोई शख्स यहाँ मौजूद है तो मैं उसे तलाश करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि उस बूढ़े के कब्जे में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर भी हो सकती है? जैक बोला, उस नकाब पोश ने मुझे $1,00,000 की ऑफर की थी। मैंने उसी बात से अंदाजा लगाया था कि उस बूढ़े के पास कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद है जो करोड़ों डॉलर मालियत की है, वरना $1,00,000 कौन किसी के लिए खर्च करता है? मैंने होंठ भींच लिए। और मुझे तुम किस चक्कर में यहाँ लाए थे? वो जवाब देते हुए हिचकिचाया और मैंने बेल्ट हवा में लहराई। मैंने कहा, अगर जवाब देने में एक लम्हे की भी ताखीर की तो मैं दोबारा तुम पर बेल्ट बरसाना शुरू कर दूंगा, और इस बार इस बात की भी जमानत नहीं होगी कि मेरा हाथ रुकेगा भी या नहीं। वो कर्बनाक अंदाज में चीखा, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं सब कुछ बता दूंगा। दरअसल मैं तुमसे उस बूढ़े की असलियत मालूम करना चाह रहा था। मैंने कहा, क्या जरूरी था कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ ही होता? जैक बोला, तुम कोई बहुत अहम आदमी हो और सब कुछ जानते हो, तभी तो आज रात तुम्हारे फरार का ड्रामा स्टेज किया जा रहा है। मैंने कहा, उस बूढ़े की असलियत अगर तुम्हें मालूम हो जाती तो तुम क्या करते? जैक बोला, अगर उसके कब्जे में कोई बहुत कीमती चीज है तो उससे खुद फायदा उठाने की कोशिश करता। मैंने जहरीले लहजे में कहा, या फिर रोडेल्बो को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते। जैक भर्राई हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं तो वैसे ही इस कैंप पर कब्जा करने वाला हूँ। मुझे ये गवारा नहीं है कि सारा काम मैं संभालूं और आमदनी का बड़ा हिस्सा उसकी जेब में जाए। मैं सोच में पड़ गया। मसला ये था कि जैक का क्या किया जाए, लेकिन मुझे ज्यादा सोचना न पड़ा। गार के बाहर कदमों की आवाजें सुनाई थी। कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। फिर वो आवाजें गार के दहाने पर आकर रुक गईं। किसी ने बुलंद आवाज में पूछा, अंदर कौन है? मैंने भी बुलंद आवाज में जवाब दिया, चले आओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। गार के दहाने से 4 अफराद अंदर दाखिल हुए और मुतहैजराना अंदाज में हम दोनों को देखने लगे। वो चारों ही रोडेल्बो के आदमी थे। उनमें से एक ने जमीन पर पड़े हुए जैक की तरफ बढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ जैक? जैक कर रहा, इस शख्स को गिरफ्तार कर लो, इसने मुझ पर हमला किया है। जवाब में मुझ पर बैक वक्त 4 रिवॉल्वर निकल आए। उन्होंने मुझसे कुछ पूछने तक की जहमत नहीं की थी। मुझसे सर्द लहजे में कहा गया, अपने हाथ बुलंद कर लो, और मैंने बेल्ट फेंक कर अपने हाथ उठा दिए।
मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, ये झूठ बोल रहा है, हमला मैंने नहीं, इसने मुझ पर किया था। जैक चीखा, इसकी कोई बात मत सुनो और इसे फौरी तौर पर गोली मार दो, ये बहुत खतरनाक आदमी है। उस शख्स ने कहा जो जैक के बिल्कुल करीब था, इसका फैसला तो बॉस खुद करेगा जैक, हमें तो इसकी हिफाजत पर मामूर किया गया है। जैक ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लाओ मुझे रिवॉल्वर दो, मैं अपने हाथों से इसे मौत के घाट उतार दूंगा। जैक के करीब मौजूद शख्स उसकी तरफ रिवॉल्वर बढ़ाने ही वाला था कि गार के दहाने की तरफ से एक पाटदार आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ। जैक की तरफ बढ़ता हुआ उस शख्स का हाथ रुक गया और सब लोग गार के दहाने की तरफ देखने लगे जिससे रोडेल्बो अंदर दाखिल हो रहा था। उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम अपने हाथ गिरा सकते हो, और अपने मातहतों को घूरने लगा। वो सब बौखलाकर उससे नजरें चुराने लगे। उनके रिवॉल्वर वाले हाथ खुद ब खुद झुक गए थे। रोडेल्बो धाड़ा, तुम लोगों की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि इस पर रिवॉल्वर निकालो? क्या मैंने तुम्हें उसकी हिफाजत पर मामूर नहीं किया था? उनमें से एक ने हक लाकर कहा, बॉस, हमसे जैक ने इसे गिरफ्तार करने को कहा था। रोडेल्बो जैक की तरफ मुड़कर किसी कटखने कुत्ते की तरह गुर्राया। क्यों? जैक ने ढिठाई से झूठ बोला, इसने मुझ पर हमला किया था बॉस, देख लो इसने मेरा क्या हशर किया है। रोडेल्बो मेरी तरफ पलटा, बोला, ये तुम्हें यहाँ किस लिए लाया था? मैंने कहा, इस बात का जवाब किसी और के सामने नहीं दिया जा सकता। रोडेल्बो मुझे गौर से देखने लगा, बोला, ओह। उसने जैक की तरफ इशारा करके मुझसे पूछा, इसका क्या किया जाए? मैंने कहा, इसकी जिंदगी हम सब के लिए खतरनाक है, मैं इसरार करूंगा कि इसे फिलफौर ठिकाने लगा दिया जाए। रोडेल्बो ने पलकें झपकाई, बोला, कमाल है, मैंने भी यही फैसला किया है। उसने अपने एक आदमी की तरफ हाथ बढ़ाया, रिवॉल्वर दो। जैक उछल कर खड़ा हो गया, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मौत के खौफ ने उसकी चोटों का एहसास जायल कर दिया था। वो बोला, तुम इस लौंडे के कहने पर अपने बरसों के साथी को मार देने पर तुल गए हो। रोडेल्बो ने रिवॉल्वर लेते हुए नफरत से कहा, बेफिक्र रह एहसान फरामोश कुत्ते, तुझे मारने से कबल मैं तेरी फर्द जुर्म तुझे जरूर सुनाऊंगा। तू मुझे अहमक और बेखबर समझता है, लेकिन मुझे सब मालूम है। तू मुझे रास्ते से हटाकर इस कैंप पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था। जैक ने कहा, तुम मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम आयद कर रहे हो। उसके लहजे में जान बाकी नहीं रह गई थी। रोडेल्बो ने कहा, क्या ये भी गलत है कि तू मेरे मेहमान को झूठ बोलकर यहाँ लाया था? उसके बाद ये परवाह किए बगैर कि वो मेरा मेहमान है, तूने उसकी मौत का हुक्म जारी कर दिया। अगर मैं बरवक्त यहाँ न पहुंच गया होता तो तूने तो इसे मरवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुझे जान से मार देने के लिए तो यही एक बात बहुत काफी है। जैक ने होंठों पर जबान फेर कर उन्हें तर्क करने की नाकाम कोशिश की। बोला, तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है। रोडेल्बो ने सर्द लहजे में कहा, अब सफाई पेश करने का वक्त गुजर चुका है जैक, मुझे आस्तीन में शाम पालने का कोई शौक नहीं। इन अल्फाज के साथ ही रोडेल्बो के रिवॉल्वर से शोला निकला और जैक एक चीख मारकर अपना सर पकड़े हुए जमीन पर गिर गया। उसके माथे से खून की धार फूट रही थी। रोडेल्बो ने कहा, ये उन तमाम लोगों के लिए एक इबरत है जो गद्दाराना अज़ाइम रखते हैं। मुझे अपने साथ आने का इशारा करते हुए वो गार के दहाने की तरफ पलट गया। रोडेल्बो ने उस गार में पहुंचकर मुझसे कहा जहां मैं पहली बार उससे मिला था, हाँ अब बताओ, जैक तुम्हें झूठ बोलकर वहां क्यों ले गया था? मैंने कहा, कल रात उसे एक निकाब पोश गैर मुल्की मिला था जिसने उसे ऑफर की थी कि यहाँ एक बूढ़ा शख्स मौजूद है, अगर वो उसे उसके हवाले कर दे तो वो जैक को उसके एवज $1,00,000 अदा करेगा। रोडेल्बो इस तरह भी अंदाज में खड़ा हो गया। ओह, फिर क्या हुआ? मैंने कहा, जाहिर है जैक इस बात से तो वाकिफ था कि डी फॉस्टर यहाँ मौजूद है, लेकिन वो उसकी अहमियत से नावाकिफ था। $1,00,000 की ऑफर ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने अपने तौर पर यह नतीजा अखज़ किया कि डी फॉस्टर के कब्जे में कोई ऐसी चीज जरूर है जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर भी हो सकती है। अपने इस नतीजे की तस्दीक वो किससे करता? उसकी निगाह इंतखाब इस खाकसार पर पड़ी और वो मुझ पर चढ़ दौड़ा। रोडेल्बो ने कहा, तब उसका मारा जाना बहुत जरूरी हो गया था। वैसे भी उसकी सरगर्मियां इतनी ज्यादा काबिल एतराज हो गई थीं कि वो किसी भी वक्त मेरे हाथों मारा जाता, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी वजह से मुझे उससे जान छुड़ाने का एक सुनहरी मौका मिल गया, वरना मेरे आदमियों में बददिली फैल जाती। मैंने कहा, खैर ये तो तुम्हारा अपना दर्द सर है जिससे जाहिर है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो झूठ बोलकर मुझे कहीं और ले गया है? रोडेल्बो ने कहा, मैं उसकी तरफ से मशकूक तो पहले ही था और उसकी निगरानी करा रहा था। थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली कि वो डी फॉस्टर की तरफ गया था और वहां से तुम्हें लेकर निकला है। इस इत्तला पर मैंने फौरी तौर पर उसे तलाश करने का हुक्म दिया और खुद डी फॉस्टर के पास जा पहुंचा। उससे मालूम हुआ कि वो तुम्हें वहां से ये कहकर ले गया है कि तुम्हें मैंने बुलाया था, जबकि मैंने हरगिज तुम्हें नहीं बुलवाया था।
बस वहीं से मैं खटक गया कि वो किसी लंबे चक्कर में है। मैंने उसी वक्त उसे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। उसके बाद मैं खुद भी तुम दोनों को तलाश करता हुआ उस गार तक पहुंच गया। मैंने कहा, इससे ये बात तो साबित हो गई कि डी फॉस्टर की यहाँ मौजूदगी राज नहीं रही। रोडेल्बो ने पुरतशवीश लहजे में कहा, हाँ ये तो है। तुम ऐसा करो, आज ही रात डी फॉस्टर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा, मुझे ये तो बताओ कि तुमने इस सिलसिले में अब तक क्या इंतजामात किए हैं। वो बोला, मैंने तुम्हारे फरार के लिए सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पहले मेरा ख्याल था कि तुम यहीं से मुकाबला करते हुए निकलो, लेकिन अब मैंने अपना मंसूबा तब्दील कर दिया है। यहाँ अगर गोलियां चली तो वो लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं जो डी फॉस्टर की ताक में हैं। इसलिए अब वक्त मुकर्रा पर मैं अपने आदमी यहाँ से हटा लूंगा ताकि तुम सुकून से बिला किसी मज़ाहमत के यहाँ से निकल सको। मैंने कहा, लेकिन इसमें ये खतरा है कि डी फॉस्टर मशकूक हो जाएगा। यहाँ से इतनी आसानी से तो फरार नहीं हुआ जा सकता। रोडेल्बो ने कहा, मैंने इसका हल भी सोच लिया है। कैंप के मगरबी सिरे पर मेरे आदमी फायरिंग करेंगे। फायरिंग की आवाजें सुनकर यहाँ मुतय्यन सारे मुहाफिज कैंप के मगरबी सिरे की तरफ चले जाएंगे। इस अफरा तफरी से फायदा उठाकर तुम डी फॉस्टर को लेकर यहाँ से निकल सकोगे। कैंप के मशरकी सिरे पर तुम्हें एक जीप खड़ी हुई मिलेगी जिसकी कुंजियां इग्निशन में ही मौजूद होंगी। तुम उस जीप में बैठकर फरार हो जाओगे। जीप में ही तुम्हें एक राइफल और फालतू राउंड भी मिल जाएंगे जो मेरे आदमियों से मुकाबला करने के काम आएंगे। मैंने कहा, जब यहाँ कोई होगा ही नहीं तो हम मुकाबला किससे करेंगे। रोडेल्बो मुस्कुराया, बोला, मुकाबला जरूर होगा, मगर यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से कुछ फासले पर। मैं तुम्हें वो रास्ते बताऊंगा जिन पर तुम्हें सफर करना है। रास्ते में एक जगह मेरे आदमी छुपे हुए होंगे, वो तुम पर फायरिंग करेंगे, लेकिन इस तरह कि तुम में से किसी को कोई नुकसान न पहुंचने पाए। ठहरो, मैं तुम्हें नक्शों की मदद से समझाता हूँ। रोडेल्बो कुछ नक्शे उठा लाया और नक्शों की मदद से मुझे बताने लगा कि मैं किन रास्तों पर सफर करूंगा। हमें पहाड़ी रास्तों पर सफर करना था और मशरकी ढलानों से गुजरकर हैम्बर्ग के उस इलाके में पहुंचना था जहां नमकसाजी के कारखाने फैले हुए थे। मैं रोडेल्बो के मंसूबे की सारी जुज़ियात ज़हन नशीन करके डी फॉस्टर की तरफ वापस आ गया। तहजीब मुझे देखते ही मेरी तरफ लपकी। उसने तशवीश से कहा, रोडेल्बो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया था, तुम कहाँ चले गए थे। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, वो मुझे मिल गया था। हम जरा फरार के मंसूबे को हतमी शक्ल दे रहे थे। तहजीब ने बेसब्री से पूछा, क्या रहा, हमें कब फरार होना है। डी फॉस्टर खामोशी से हमें देख रहा था। मैंने कहा, आज रात किसी वक्त हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। डी फॉस्टर ने एक ठंडी सांस ली और तहजीब की नजरें मेरे हाथों पर जम गईं। उसने पूछा, तुम्हारे हाथों पर यह निशान कैसा है। जवाब में मुझे पूरी दास्तान सुनाना पड़ी, वरना मेरा इरादा यही था कि उसे कुछ नहीं बताऊंगा। तहजीब ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ओह, तब तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। रोडेल्बो से कहकर कोई मरहम वगैरह लगवा लेते। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारा पेशा हमें इन अय्याशियों की इजाजत नहीं देता। डी फॉस्टर ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है। मैं उसके इस अचानक सवाल पर सटपटा सा गया, लेकिन मैंने जवाब देने में देर न लगाई। मैंने कहा, पेशे से मुराद काम है डी फॉस्टर। जिस किस्म के कामों से हमें वास्ता पड़ता रहता है उसमें बुनियादी अंसर मुहिमजूई है। मुहिमजू लोगों को बड़े कठिन हालात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उन्हें खुद को सख्तियां झेलने का आदी बनाना होता है। हम इन नज़ाकतों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिनमें आम लोग मुब्तला होते हैं। हम में और आम आदमी में यही फ़र्क तो होता है। तहजीब ने कहा, फिर भी एक सहूलत मैसर हो तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। फिर हम लोगों के लिए खुद को फिट रखना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। मालूम नहीं कब किन हालात का सामना करना पड़ जाए। डी फॉस्टर ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। जब इलाज हो सकता है तो इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। मैंने हथियार फेंकते हुए कहा, अच्छा भाई, जैसा तुम चाहो कर लो। तहजीब बोली, मैं अभी रोडेल्बो से जाकर कहती हूँ, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। ये कहकर वो बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो लौटी तो तन्हा नहीं थी, उसके साथ रोडेल्बो भी था। रोडेल्बो ने खिजालत से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बातों के दौरान मुझे ख्याल नहीं रहा कि तुम जख्मी हो और तुम्हें थोड़े से मौलजे की भी जरूरत है। बहरहाल मैं तुम्हारे लिए ये मरहम ले आया हूँ, इसे लगा लो, शाम तक तुम खुद को बेहतर महसूस करोगे। मैंने हंसकर कहा, इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन अब तुम मरहम ले ही आए हो तो मैं लगा लूंगा। मैंने उसे मरहम की ट्यूब ले ली। रोडेल्बो बोला, दरअसल मेरी भी कोई गलती नहीं, तुम्हारे अंदाज से कतई मालूम नहीं हो रहा था कि तुम जख्मी भी हो। तहजीब ने कहा, लाओ ट्यूब मुझे दे दो, मैं तुम्हारे मरहम लगाऊं। उसने ट्यूब लेने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, रहने दो, मैं खुद लगा लूंगा। तहजीब ने आंखें निकाली और ट्यूब मेरे हाथ से झपट ली। मैं बेबसी से रोडेल्बो की तरफ देखने लगा। तहजीब मेरे हाथों पर मरहम लगा रही थी। रोडेल्बो ने पूछा, तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। मैंने कहा, बस कमर तक का हिस्सा जद में आया है, बाकी तो पूरा जिस्म महफूज है। तहजीब गुस्सीले लहजे में बोली, बाकी जिस्म बचा ही कहाँ,
सिर्फ टांगे ही तो रह गई हैं। मैंने बौखलाकर कहा, मैंने भी तो यही कहा है। वो बोली, अच्छा खामोश रहो और कमीज उतारो। मैं कराहा, मरवा दिया, अब कमीज भी उतारना पड़ेगी। रोडेल्बो ने आगे बढ़ते हुए कहा, ओहो, तुम्हें यकीनन खुद से कमीज उतारने में तकलीफ होगी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, अरे ये तुम सब मिलकर मुझे बीमार बना देने पर क्यों तुल गए हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुद कमीज उतार सकता। रोडेल्बो हंसने लगा, मगर मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और कमीज उतार दी। मेरी पीठ देखकर तहजीब ने दांतों में उंगली दबा दी। उसने दुख भरे लहजे में कहा, तुम्हारी तो पूरी पीठ उधड़ी हुई है, कैसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे? रोडेल्बो की आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो बोला, तुम किस किस्म के आदमी हो? तुम्हारी पीठ पर नील ही नील पड़े हुए हैं और तुम्हारे किसी अंदाज से ये जाहिर नहीं हो रहा था कि तुम्हें कोई गैर मामूली तकलीफ है। मैंने कहा, अगर वाकई कोई गैर मामूली तकलीफ होती तो मैं खुद ही तुमसे कह देता। मामूली चोटें हैं, खुद ही ठीक हो जाती, लेकिन तुम लोगों के इसरार पर मैंने मरहम लगवाना कबूल कर लिया है। तहजीब ने मुझे फर्शी बिस्तर की तरफ धकेलते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा बातें कर रहे हो, चलो उधर बिस्तर पर लेटो ताकि मैं तुम्हारे मरहम लगा दूं। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए बेबसी से कहा, मजबूरी है, मरहम तो लगवाना ही पड़ेगा। रोडेल्बो मुतहजराना अंदाज में मुझे देखे जा रहा था। वो बोला, अब तो मुझे किंग एटलस से हसद महसूस होने लगा है। मैंने पूछा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तहजीब के नर्म नाजुक हाथ मेरी पीठ पर मसीहाई करने में मसरूफ थे। मरहम ने उस शदीद तकलीफ को ज़ायल कर दिया था जो मैं उस वक्त तक महसूस करता रहा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो मरहम की तासीर थी या तहजीब के हाथों की लताफत का करिश्मा। बात कुछ भी रही हो, मेरे जख्मों में ठंडक सी पड़ गई। रोडेल्बो ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, उसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मुलाकात पहले उससे क्यों हुई, मुझसे क्यों ना हुई। मैंने कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बोला, आज तुम उसकी बजाय मेरे लिए काम कर रहे होते, अब मैं तुम्हारी खिदमत से इस्तिफादा नहीं कर सकता और वो कर सकता है। मैंने हैरत से कहा, ये तुमसे किसने कह दिया रोडेल्बो? जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे लिए तुम और किंग एटलस कोई अलग थोड़ी हो। उसने कहा। रोडेल्बो खुश हो गया, अपना वादा याद रखना। मैंने कहा, ये कोई वादा तो नहीं है रोडेल्बो, ये तो एक हकीकत का इजहार है, वक्त आने पर तुम इसकी सदाकत खुद देख लोगे। वो बोला, ठीक है, अब मैं जाऊंगा, कुछ अहम काम निपटाने हैं, अगर मेरी कोई जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ बुलवा लेना। मैंने कहा, अरे नहीं रोडेल्बो, अगर कोई जरूरत पड़ ही गई तो मैं खुद आ जाऊंगा। रोडेल्बो चला गया। तहजीब मरहम लगा चुकी थी और मुझसे खासी खफा नजर आ रही थी। उसने खफगी से कहा, तुम इतने जख्मी थे, कम से कम मुझसे तस्करा तो करना चाहिए था। मैंने कहा, ये कोई इतनी अहम बात तो नहीं थी, फिर ये कि तुम खामखा मामूली सी चोटों को इतनी अहमियत दे रही हो। डी फॉस्टर बोला, तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त वाकई बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हारी नजरों में इन चोटों की कोई अहमियत नहीं। मैं हंस कर खामोश हो गया।